हेलो दोस्तों, मैं अरविंद मोरा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रसायन क्लासेस में। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे शुगर इंडस्ट्री के बारे में कि शुगर इंडस्ट्री क्या होती है, इसमें शुगर कैसे बनता है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी कि गन्ने से चीनी कैसे बनाई जाती है उस चीज़ को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हम एक फ्लो शीट बनाए हुए हैं जिससे आपको जनरली समझ में आएगा कि गन्ने से चीनी कैसे बनती है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो केन होता है यानी कि गन्ना होता है, उसको क्या करते हैं, बाहर से खेतों से क्या होता है, कटिंग होके क्या होता है, वो ट्रक से टाली से आते हैं शुगर इंडस्ट्री में। शुगर इंडस्ट्री में आने के बाद क्या होते हैं, जनरली एक टाली होती है, टाली में डाला जाता है ट्रॉली में। उसके बाद उसको क्या करता है, वॉशिंग के लिए जाता है। वॉशिंग के बाद उसकी कटिंग होती है। देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो कि इसमें नहीं शो की रही होंगी, जैसे बहुत सारे पंप, बहुत सारे पाइप। ये क्या है कि एक फ्लो शीट है। फ्लो शीट में जनरली क्या आपका केवल प्रोसेस होता है और फ्लो होता है, कहां से कहां कोई मटेरियल जाएगा। ठीक है, कौन से यूनिट से कौन सी यूनिट में जाएगा और क्या प्रोसेस होगा। ठीक है, इतना ही फ्लो शीट में होता है, बहुत डिटेल में नहीं होता है। बहुत डिटेल में किस में रहता है, वो चीज पीएनआईडी में होती है। पीएनआईडी यानी कि पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम। उसमें क्या होगा, आपको एक एक लाइन से लेके, यानी कि लाइन है तो कौन सी लाइन है, कौन से मटेरियल की लाइन बनी है, कितने इंच की लाइन है, वो लाइन कहां जाएगी, उसमें कौन से वाल्व लगे हैं, कौन सा पंप लगा हुआ है, सारे इंस्ट्रूमेंट कौन से लगे हैं, सारी चीजें उसमें मेंशन रहती हैं। लेकिन ये क्या है, फ्लो शीट है। और फ्लो शीट क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको जो एग्जाम में लिखने के लिए आएगा शुगर इंडस्ट्री, तो आपको फ्लो शीट ही देखना पड़ेगा। कि ये फ्लो शीट जो है मैं के गवानी की बुक से लिया हूं, मतलब एज इट इज उसी फ्लो शीट को मैं यहां पे समझा रहा हूं। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा मैं ऐड नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना होगा। ठीक है, लेकिन जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वर्बली मैं बता दूंगा कि क्या चीजें होती हैं जनरली। ठीक है, तो देखिए केन आता है, उसकी वॉशिंग होती है, यानी कि गन्ने की वॉशिंग होती है। फिर यहाँ पे कटिंग होती है। कटिंग होने के बाद क्या होती है, उसको रोल मिल होती है, यानी कि रोल क्रशर होते हैं, उसमें फीड किया जाता है, उसमें डाला जाता है। अब इसका जनरली काम क्या होता है, गन्ने से जूस को एक्सट्रैक्ट करना। तो इसको आप बोल सकते हैं ये आपका एक्सट्रैक्शन यूनिट है। एक्सट्रैक्शन यूनिट जहां पे हम क्या करते हैं, गन्ने से जूस को सेपरेट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां से गन्ना आया, वॉश हुआ, कटिंग हुआ, उसके बाद इस रोल क्रशर में जाते हैं, रोल मिल में जाते हैं। ये रोल मिल जनरली होता कैसा है, तो आप देखे होंगे जो कोल्हू होते थे कुछ समय पहले, आज से 10 साल पहले लगभग, गांव-गांव में कोल्हू हुआ करते थे। पहले बैल से चलते थे, बाद में डीजल इंजन आ गया, डीजल इंजन से चला। और अब जनरली आप इसमें भी देख सकते हैं, जो जूस हम पीते हैं गन्ने का जूस, वहां पे जो लिए रहते हैं ना, वहां दो रोल होती हैं, उसके बीच में गन्ने को डालते हैं। तो गन्ने को क्या करता है, क्रश करके उसमें से जूस को एक्सट्रैक्ट कर देता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे होता है, लेकिन ये बड़े पैमाने पर होता है। इसकी जो रोल होती हैं, जो इसकी वो रोलर्स होती हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी साइज की होती हैं। फिगर आपको दिख रहा होगा वैसा होता है। तो इसमें क्या होता है कि गन्ना जाता है छोटे छोटे, मतलब कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में, और यहाँ पे क्या होते हैं, क्रश होते हैं, और उसमें से जूस क्या होते हैं, एक्सट्रैक्ट होते हैं, यानी कि उसमें से जूस निकल जाता है, सेपरेट होता है। ठीक है, तो गन्ने से जूस को यहाँ नीचे निकलता है, उसको नीचे कलेक्ट करते रहते हैं, और जो गन्ना जो उसकी खोई है, जो बगास है, वो क्या करते हैं, दूसरे रोलर में डालते हैं। क्या है कि एक रोलर में जो है उसका पूरा जूस तो निकलेगा नहीं, हमें क्या करना है कि उसमें जितने भी जूस हैं सबको उसको एक्सट्रैक्ट करना है, पूरी मात्रा, मतलब कोशिश करते हैं कि अधिकतर से अधिकतर जूस को क्या करें, एक्सट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, हमारा टारगेट रहता है जनरली 95 से 97% जूस को उस गन्ने से एक्सट्रैक्ट कर लेना। ठीक है, तो उसके लिए पहले में ये देखिए जो ब्लू कलर से हम शो किए हुए ना डॉटेड लाइन, ये क्या है, गन्ने की रूट है कि कौन से रूट से कैसे कैसे गन्ने का रूट कहां जा रहा है, उसके रूट को शो कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, जो गन्ना आया, कटिंग हुआ, फिर रोलर में गया, रोल क्रशर में, यहां से क्या हुआ, गन्ना के से जूस एक्सट्रैक्ट हुआ, और जो बगास थी वो दूसरे रोलर में गई। अब दूसरे रोलर में जाएगी तो थोड़ी बहुत मात्रा में और जो जूस होगा वो यहां से निकलेगा। ठीक है, अब इसके बाद जो बगास निकल बचेगी उसमें भी कुछ मात्रा में जूस रहेगा। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, थर्ड वाले रोलर में डालते हैं। थर्ड वाले रोलर में डालते हैं तो क्या करते हैं, इसमें एक्स्ट्रा वाटर को ऐड करते हैं, जिससे इसमें जो थोड़ी बहुत मात्रा में शुगर की मात्रा जो बच गई है उसमें, उस बगास में, उसको भी अच्छे से एक्सट्रैक्ट किया जा सके। इसके लिए इसमें एक्स्ट्रा वाटर को ऐड करते हैं, इसके ऊपर से एक्स्ट्रा वाटर डालते हैं। तो उससे क्या होता है कि इसमें से जो और शुगर, मतलब थोड़ी बहुत शुगर की जो मात्रा होती है, जो जूस होते हैं, वो और अच्छे से एक्सट्रैक्ट हो पाते हैं। फिर उसके बाद जो बगास मिलती है उसको फोर्थ वाले में डालते हैं, फोर्थ वाले में भी वाटर को ऐड करते हैं, और यहां से हमारे जो फाइनल बगास मिलता है वहां पे हमारा जो उसमें शुगर की मात्रा होती है ना, वो बेसिकली 2 से 3% ही बस बच पाती है। बाकी जो 95 से 97% जो जूस होता है, यानी कि जो शुगर होता है, वो पूरा एक्सट्रैक्ट हो जाता है इस चारों यूनिट में जाने के बाद, यानी चारों रोलर में जाने के बाद। चौथे रोलर से हमारा जो निकलेगा
अभी देखिए यहां से जो दूसरे तीसरे और चौथे रोलर से जो निकलेंगे इनको हम वीक जूस बोलते हैं। वीक जूस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें देखिए एक्स्ट्रा वाटर को हम ऐड कर रहे हैं और इसमें शुगर की जो मात्रा है वो कम है, यानी कि वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, शुगर की कंसंट्रेशन कम है। इस यहां से जो जूस निकलेगा, ठीक है, इसमें वाटर की मात्रा ज्यादा रहेगी, इसलिए इसको हम वीक जूस बोलते हैं। ठीक है, तो दूसरे और तीसरे से जो निकलता है वो वीक जूस होता है। इसको फर्दर हम रिसाइकल कर देते हैं फर्स्ट और सेकंड में डाल के। जैसे देखिए फोर्थ वाले से जो जूस निकल रहा है वीक जूस, इसको क्या करते हैं, इस लाइन के थ्रू क्या करते हैं, सेकंड वाले रोलर पे डाल देते हैं, और जो थर्ड वाले से निकला था इसको इस लाइन के थ्रू क्या करते हैं, फर्स्ट वाले रोलर पे डाल देते हैं। और इन दोनों रोलर से भी जो जूस निकलना है वो क्या है, हाई कंसंट्रेशन के, मतलब यानी कि जूस निकलना है, हाई कंसंट्रेशन के जूस निकलना है। ठीक है, तो इन दोनों से जो निकलना है, इन दोनों पहले और दूसरे रोलर से जो जूस निकल रहा है, ये जूस कहाँ जा रहा है, इस क्लैरिफायर, इस वेसल में जा रहा है। ठीक है, और बाकी दूसरे तीसरे का भी इसी में जा रहे हैं, क्योंकि इनको क्या इस पे रिसाइकल कर रहे हैं। तो सभी के जो जूस हैं वो किस में जा रहे हैं, ये सारे जूस एक्सट्रैक्ट होकर इस वेसल में जा रहे हैं। ठीक है, तो इस यूनिट से क्या हुआ, गन्ने से क्या हुआ, जूस को एक्सट्रैक्ट कर लिए, जनरली जूस को निकाल दिए। गन्ने से का जो रस है, गन्ने का जो रस है उसको इस यूनिट से निकालें, इसलिए इस यूनिट को आप बोल सकते हैं एक्सट्रैक्शन यूनिट। ठीक है, तो यहां से आपका क्या हुआ, बेसिकली गन्ने से जूस निकल गया। उसके बाद इस जूस को क्या करेंगे, इसमें फीड करेंगे, इस वेसल में, बेसिकली इसको क्वालिफायर बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जो गन्ने से जूस एक्सट्रैक्ट हुआ है, गन्ने का जो जूस था वो गन्ने से हम जब अलग किए हैं, एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं, तो उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज होंगी। ठीक है, और आपको क्या बनाना है, चीनी बनाना है, और आप जानते हैं चीनी क्या, सबको व्हाइट पसंद है। ठीक है, व्हाइट चीनी आती है, तो उसमें बहुत सारी गंदगी होती है, बहुत सारी इंप्योरिटीज होती हैं। तो उनको दूर करने के लिए हम उनको कुछ केमिकल से ट्रीट करते हैं। अब वो कौन कौन से केमिकल होते हैं, ट्रीट करते हैं, जिससे वो चीज देखते हैं। तो जो यहां से जूस निकला उसको क्या किए, इस क्लैरिफायर में, इस वेसल में हम फीड किए। ठीक है, इस वेसल में जनरली क्या एजिटेटर लगा होता है और इसमें स्टीम का भी प्रोविजन होता है। तो बेसिकली इसमें एक जैकेट लगा होता होगा, मतलब लगा होता है, जिससे इसके टेम्परेचर को हम राइज कर सकें। ठीक है, तो जो जूस था उसको इसमें हम फीड किए। उसके बाद इसमें लाइम और कैल्शियम फॉस्फेट, लाइम और कैल्शियम फॉस्फेट यानी कि CaHPO4, इन दोनों केमिकल को इसमें हम ऐड करते हैं। अब इन दो केमिकल को ऐड करते हैं और जूस पहले ऑलरेडी ऐड था। ठीक है, तो इससे होता क्या है, जब इसको मिक्स करते हैं, सब एजिटेटर चालू करेंगे, जूस डालने के बाद फिर केमिकल डालेंगे, एजिटेटर मतलब चालू करेंगे, तो जब मिक्स होंगे ये केमिकल, तो इसमें क्या होगा कि जो ये लाइम और कैल्शियम फॉस्फेट है, ये क्या करेंगे, इसमें जो इंप्योरिटीज है ना उनको जूस से अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे और उनको सेटल डाउन कर देंगे। ठीक है, उनको क्या करेंगे, सेटल डाउन कर देंगे स्लज के फॉर्म में। ठीक है, और नीचे से क्या करते हैं हम, मतलब इसके इनर साइड में, उस जूस में, उसके अंदर साइड से क्या करते हैं हम, SO2 को बबल्ड कराते हैं। SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड बेसिकली जो स्टोर इसको जो किया जाता है, लिक्विड फॉर्म में स्टोर किया जाता है, लेकिन इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है SO2 की, सल्फर डाइऑक्साइड की, वो -10 डिग्री सेल्सियस होती है। तो अगर किसी चीज की -10 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है, तो उसको अगर हम एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे लाएंगे, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, अब यानी कि जब उसको एटमॉस्फेयर, खुला एटमॉस्फेयर में लाएंगे, तो एटमॉस्फेयर में जनरली टेम्परेचर कितना होता है, जनरली 25 से 30-35 डिग्री सेल्सियस होता ही है। और इस SO2 की जो बॉइलिंग पॉइंट है -10 डिग्री सेल्सियस है। तो जब ये खुले एटमॉस्फेयर में आएगा तो ये किस फॉर्म में आएगा, गैसियस फॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि बॉयल हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या होता है, SO2 को बबल्ड कराते हैं। SO2 को बबल्ड कराने का मेन मकसद क्या होता है कि इस सोल्यूशन का, इस जूस का pH मेंटेन करना। pH क्या करना, 7 से 7.1 रखना, 7 to 7.1 pH मेंटेन करना, यानी कि बेसिक कंडीशन में रखना इसको। तो 7 से 7.1 इसका pH मेंटेन करना, और जो SO2 होता है pH मेंटेन करने के साथ साथ ब्लीचिंग का भी काम करता है, यानी कि ब्लीचिंग एजेंट का भी काम करता है, जिससे क्या होता है, जो आपका जो जूस था वो और ज्यादा क्लियर होता है और उसका कलर जो होता है लगभग व्हाइट हो जाता है। ठीक है, तो इन तीनों केमिकल से जब इसमें हम ट्रीट किए इस केमिकल से, तो क्या मिला हमें, जो यहां से जो जूस एक्सट्रैक्ट हुआ था वो जूस पहले उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज थी, तो वो क्या हुई, जब इनसे ट्रीट किए केमिकल से, जैसे लाइम से, कैल्शियम फॉस्फेट से, SO2 से, तो क्या हुआ कि उसकी जो इंप्योरिटीज थी वो स्लज के फॉर्म में नीचे सेटल डाउन हो गई। ठीक है, और ऊपर हमारा क्लियर सॉल्यूशन यानी कि क्लियर जूस मिलता है। ठीक है, तो ऊपर जो क्लियर जूस होता है उसको डायरेक्ट मल्टी इफेक्टिव ऑपरेटर में फीड कर देते हैं। क्यों करते हैं अभी मैं आपको बता रहा हूं। और जो स्लज होते हैं उन स्लज को क्या करते हैं, ड्रम फिल्टर में, रोटरी ड्रम फिल्टर में डालते हैं। रोटरी ड्रम फिल्टर में डालने से क्या होता है, देखिए रोटरी ड्रम फिल्टर का मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है,
रोटरी ड्रम फिल्टर में बेसिकली होता क्या है, एक ड्रम होता है और एक उसमें समझ लीजिए कंटेनर टाइप होता है जिसमें एक ड्रम होता है सर्कुलर। अब उसमें क्या होता है कि ये ड्रम चलता रहता है, उसमें जो स्लज होती है ना उस ड्रम पे क्या होती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं, जम जाती हैं, और उनको साइड में एक नाइफ लगी होती है, चाकू जाए टाइप में, जिससे वो जो केक बन रही है वो केक को बाहर करते रहता है और उस केक को एज ए फर्टिलाइजर के रूप में, यानी कि खेतों में एज ए फर्टिलाइजर के रूप में यूज कर लेते हैं, खाद के रूप में यूज कर लेते हैं। और यहां से भी हमें क्या मिलता है, क्लियर सॉल्यूशन, क्लियर जूस मिलता है। तो जो क्लियर जूस मिलता है उसको भी क्या करते हैं, इस इवेपोरेटर में डाल देते हैं। कभी कभी क्या होता है, इस रोटरी ड्रम फिल्टर में हमारा क्लियर जूस नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए ऑप्शनल रूट होता है, यानी कि एक और लाइन होती है जिसको क्या करें, दोबारा से इसको रिसाइकल कर दें यहाँ पे, ठीक है। तो अगर क्लियर जूस नहीं मिल रहा तो इसको हम ऑप्शनल रूट से क्या करेंगे, फिर से इसी लाइन से हम रिसाइकल कर लेंगे, और हमें क्लियर जूस मिल रहा है तो क्या करेंगे, उसको मल्टी इफेक्टिव ऑपरेटर में डाल देंगे। अब देखिए क्या हुआ, इस यूनिट में क्या किया, एक्सट्रैक्शन यूनिट में गन्ने से क्या किए, जूस को सेपरेट कर दिए। अब उस जूस में क्या था, इंप्योरिटीज था, तो उसको यहां पे क्या किया, उस इंप्योरिटीज को रिमूव कर दिए, दूर कर दिए। उसके बाद अब क्या मिला हमें, क्लियर जूस मिल गया। लेकिन क्लियर जूस जो मिला उसमें क्या है, उसकी जो कंसंट्रेशन है क्या, 80 to 85%, यानी कि 80 to 85% उसमें वाटर है, ठीक है, वाटर की मात्रा ज्यादा है। तो वाटर की जो मात्रा ज्यादा है तो उसको हम क्रिस्टल फॉर्म में कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हमें वाटर को उसमें से अलग करना होगा। तो उसके लिए इवेपोरेटर में डालते हैं, मल्टी इफेक्टिव ऑपरेटर। मल्टी इफेक्टिव ऑपरेटर पर मैं, आप बोलिएगा तो अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। इसमें क्या होते हैं, 3 से 4 इवेपोरेटर्स होते हैं, ठीक है, उनमें इसको फीड करते हैं। तो होता क्या है, तो देखिए शुगर की तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, आप जानते ही हैं, और वाटर की बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। तो मल्टी इफेक्टिव ऑपरेटर में क्या होता है, जनरली हमारा टारगेट होता है कि 80 to 85% जो कंसंट्रेशन है उसको 40% कंसंट्रेशन तक ले आना, ठीक है। तो उसके लिए मल्टी इफेक्टिव ऑपरेटर में हम फीड करते हैं उसको, और इसके मल्टी इफेक्टिव ऑपरेटर में एक इवेपोरेटर में बेसिकली हम स्टीम देते हैं, बाकी में जो इवेपोरेट होता है उसी को एज ए स्टीम के रूप में यूज करते हैं, यानी कि एक कैलेंड्रिया टाइप के इवेपोरेटर बेसिकली यूज किए जाते हैं। इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अगर यहाँ पे डिस्कस करूंगा तो काफी लंबी वीडियो जाएगी, ठीक है। तो मल्टी इफेक्टिव ऑपरेटर में बेसिकली काम आप इतना ही समझिए कि जो जूस था उसमें से जो वाटर था उसको इवेपोरेट कर देना, ठीक है, वो इवेपोरेट होके ऊपर से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, या अलग इसको कंडेंस करके ऊपर से निकलेगा, उसको कंडेंस करके अलग यूज कर लेते हैं उस वाटर को जहां कहीं यूज करना है, ठीक है। बाकी हमारा जो जूस होगा उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो बेसिकली आप बोल सकते हैं मल्टी इफेक्टिव ऑपरेटर में क्या करते हैं हम, उसके जो वाटर की कंटेंट है उसको इवेपोरेट करके शुगर की कंसंट्रेशन इंक्रीज करना, ठीक है। तो वहां पे शुगर की कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज करते हैं। 80 to 85% वाले सोल्यूशन को हम 40% तक कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है। तो मल्टी इफेक्टिव ऑपरेटर में क्या होता है, वो कंसंट्रेट हो जाता है, कंसंट्रेटेड जो हमें सॉल्यूशन मिला, यानी कि जो जूस मिला, कंसंट्रेटेड जूस जो मिला, उसको क्या करते हैं, अब वैक्यूम पेन क्रिस्टलाइजर में डालते हैं। वैक्यूम पेन क्रिस्टलाइजर ये क्या है, ये भी एक यूनिट ऑपरेशन है, ये भी एक इक्विपमेंट होता है जहां पे क्रिस्टलाइजेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, इसको हम वैक्यूम प्रोवाइड करने के लिए आपका जेट इजेक्टर होता है, जिससे इस वेसल में वैक्यूम प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, वैक्यूम जनरेट करते, क्रिएट करते हैं, और वैक्यूम के बाद इसमें ऐसा मतलब इसका टेम्परेचर ग्रेजुअली डाउन करते हैं, ठीक है, धीरे धीरे डाउन करते हैं। तो इसमें हमारा क्रिस्टल फॉर्म होता है। क्रिस्टलाइजेशन में बेसिकली क्या होता है, जो लिक्विड है, लिक्विड और सॉलिड का एक मिक्सचर या सॉल्यूशन है, जिसमें से प्योर मटेरियल को हमें सेपरेट करना, ठीक है, सेपरेट आउट करना, ठीक है। ये चीज बेसिकली आप बोल सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन में हम करते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है कि हमें एक सिरप और क्रिस्टल का मिक्सचर मिलता है। इस क्रिस्टलाइजेशन यूनिट से हमें क्या मिलता है, एक सिरप और क्रिस्टल का मिक्सचर मिलता है, जिसका नाम हम देते हैं मैसिक्यूट नाम देते हैं इसका, जो इसको बोलते हैं मैसिक्यूट, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन यूनिट में जब ये जूस जाता है, क्रिस्टलाइजेशन उसका होता है, तो वहां पे हमें सिरप और क्रिस्टल यानी कि सस्पेंशन टाइप में मिलता है, जिसमें छोटे छोटे क्रिस्टल होंगे और कुछ लिक्विड होंगे, दोनों आपस में मिक्स होंगे। तो उनका नाम दिया गया है मैसिक्यूट, ठीक है, उसका नाम दिया गया है मैसिक्यूट, ठीक है। अब इस मैसिक्यूट को क्या करते हैं, हाई स्पीड बास्केट सेंट्रीफ्यूज में डालते हैं। हाई स्पीड बास्केट सेंट्रीफ्यूज, इसको भी मैं इस पे भी एक वीडियो बना चुका हूं सेंट्रीफ्यूज पे, कि सेंट्रीफ्यूज क्या होता है। बेसिकली ये सर्कुलर टाइप का एक सेंट्रीफ्यूज होता है, इसमें अंदर साइड एक बास्केट होती है और बास्केट में फिल्टर क्लॉथ लगा होता है। वो आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार, मतलब जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतने मेश की साइज की आप उसमें
क्लॉथ लगाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्लॉथ लगे रहते हैं और हाई स्पीड पे रन करता है, ऊपर से एक मोटर रहता है या तो नीचे से मोटर रहता है, बेल्ट के थ्रू कनेक्ट रहता है। उस पे भी, इस पे भी मैं वीडियो बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा कि बास्केट सेंट्रीफ्यूज कैसा होता है, ठीक है। बास्केट सेंट्रीफ्यूज का बेसिकली काम क्या होता है कि सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट करना, ठीक है, या किसी सॉल्यूशन से सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट करना, इसका काम होता है बास्केट सेंट्रीफ्यूज का। तो इसमें क्या होता है, हाई स्पीड से रन करता है, तो क्या होता है उसमें जो सॉलिड होते हैं वो उस क्लॉथ में ही क्या होते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं, और जो लिक्विड होता है वो उस क्लॉथ के मेश साइज से बाहर निकल के वो मदर लिक्विड के फॉर्म में हमें आउट में मिल जाता है। तो मदर लिक्विड यहाँ के हमें जो ml मिलता है, यानी कि मदर लिक्विड मिलता है, इसका भी हम यूज करते हैं। इसका यूज एज ए मतलब डिस्टिलरी प्लांट जो होते हैं वहां पे एल्कोहल बनाने के लिए, इथाइल एल्कोहल बनाने के लिए यूज कर लेते हैं, यानी कि शराब की कंपनियां, दारू की कंपनियों में इसका यूज कर लेते हैं मदर लिक्विड का, ठीक है। वहां से इथाइल एल्कोहल हम बनाते हैं, ठीक है। और जो वहां से हमें जो क्रिस्टल मिलता है वो क्रिस्टल शुगर मिलता है, जो व्हाइट कलर का आपका जो शुगर मिलता है, चीनी मिलता है, यहां से हमें आपको क्या मिल जाता है, चीनी मिल जाता है। तो बेसिकली ये आपका सिंपल प्रोसेस था कि गन्ने से शुगर यानी कि चीनी कैसे बनाई जाती है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि गन्ने से चीनी कैसे बनती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।